हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के अंदर 14 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे इंग्लिश के सवाल होंगे उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं एक सीजी अकाउंटेंट हूँ। दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो मैंने भी सीजीएल 2 बार क्वालिफाई किया है। तो इंग्लिश का प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे इन सब चीज़ों के पीछे, प्रीवियस सोल्यूशन के पीछे, तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ही होगा। ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या मानते हैं आप देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मैथ का सोल्यूशन कर चुका है। तो आप देखेंगे पूरे के पूरे 39 शिफ्ट्स के अंदर पेपर हुआ था ये वाला। तो हम लोगों ने सेट 39 तक हम लोगों ने बना दिया है मैथ का सोल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश का हमारा जो सेट नंबर 2 नंबर है, सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग इंग्लिश के सवालों की तरफ। ठीक है, ये आपका इंग्लिश आ चुका है। पहला सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। जो है ना, गवर्नमेंट और कानून पर विश्वास नहीं करता है, उस इंसान को क्या मानते हैं? उस इंसान को मानते हैं एनार्किस्ट। हिंदी में अगर बोलोगे तो अराजकतावादी बोलते हैं इसको, अराजकतावादी। ठीक है, एनार्किस्ट बोलते हैं इसको। बाकी वर्ड आप चेक कर लो। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके विरोध में हो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, एडवर्सरी का मतलब भी होता है विरोध। एनिवर्सरी अलग है, एडवर्सरी मतलब होता है विरोध, दुश्मनी। और एंटी क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो क्रिस्ट के अपोजिट हो। क्रिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो हमारा क्रिश्चियन रिलीजन है उसका अपोजिट में काम करो उसको बोलते हैं एंटी क्रिस्ट। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 के पास चलते हैं। नंबर 2 बोलता है कि द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन। यहाँ पे क्या लग जाएगा सब्स्टिट्यूट के रूप में, आप बताओ। तो आप देख सकते हैं वांट्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बीच में अगर एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो वांट होना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं? द बॉयज एंड द टीचर वांट टू विन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होना चाहिए। वांट्स टू वॉन, ये तो कुछ होता ही नहीं है। 2 + B1 हमेशा आता है, पता है आपको। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप देखेंगे नंबर 3, तो वांट विन तो कुछ नहीं होता। ठीक है, और वांट टू वॉन बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। 2 + B1 इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 के पास चलते हैं। ये आ गया आपका पैराजम्बल। इस तरह का सवाल कैसे करते हैं फास्ट तरीके से आप देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये दिया हुआ है एक हमारा S1 और ये हमारा S6, मतलब स्टार्टिंग और आखिरी पॉइंट आपको दे रखा है और आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आप देखेंगे P है, Q है, R, S। चारों अलग अलग में आप देखेंगे चारों ऑप्शंस डिफरेंट है। शुरुआत सबकी अलग अलग सेंटेंस से हो रही है, मतलब अगर कोई एक पता चल जाए तो बाकी 3 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में पहले हम क्या करते हैं ना कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना हमको अच्छा लगता है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। स्टार्टिंग पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ देयर पॉपुलर वैरायटी एम टू डू टू थिंग्स। पहला, टू इन्फॉर्म एंड इंटरटेन। क्या बोल रहा है कि जो समाचार पत्र होते हैं वो स्पेशली 2 काम करते हैं पॉपुलर वैरायटी के। पहला, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, सूचना देने के लिए, और दूसरा क्या होता है? इंटरटेन मतलब मनोरंजन देने के लिए। ठीक है, इनका 2 स्पेशल वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी है 2 चीज़ों को डिलीवर करने का। ठीक है, तो अगर हम एक वर्ड देखें, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर हम एस को पढ़ते हैं पहली बार, देखो ना, इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट। इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स, ये किसी न्यूज रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इन देयर न्यूज रिपोर्ट मतलब ये सेंटेंस पहला तो नहीं हो सकता, इसके पहले कोई सेंटेंस होगा, उसके बाद ये सेंटेंस आने वाला है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इस सेंटेंस से तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसके बाद मैं पढ़ूंगा तो एस सेंटेंस तो नहीं आ सकता, क्योंकि पहला सेंटेंस में न्यूज रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कही गई है। तो एस जैसे हमने देखा तो पहले हमने ऑप्शन को इसको एलिमिनेट कर दिया फटाफट। ठीक है, फिर आप देखेंगे PQR बच गया। ठीक है, तो अब जरा मैं क्या करता हूँ देखना। अगला हम पढ़ते हैं, entertainment may be principally found in the center pages of newspaper, in some of the feature articles and in some local news stories। ठीक है, मनोरंजन वाला जो पेज होता है बिल्कुल क्या कह रहा है कि सेंटर पेज में मिल सकता है आपको। आगे पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल एम ऑफ शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस इज टू इन्फॉर्म। जो प्रिंसिपल एम होता है, लक्ष्य होता है शॉर्ट न्यूज का, वो रिपोर्ट करने के लिए फ्रंट पेज पे, ताकि आपको सूचना मिल सके फटाफट। ठीक है, मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली एंड द न्यूज़पेपर and the news reporters must make sure that they have up to the minute news in their news reports। जैसे आपने ये देखा था, आपको पता लग गया कि यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स की बात हो रही है, तो न्यूज रिपोर्टर क्या करेंगे? न्यूज रिपोर्ट देंगे। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एस और आर एक साथ तो इकट्ठा चाहिए, हमको एक साथ तो इकट्ठा चाहिए।
तो आप जरा देखते एस आर है किधर, एस आर है किधर, यहाँ भी है, यहाँ तो है नहीं, आर और एस के बीच में पी आ गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। एस आर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहले कौन आएगा, पहले ये देखो, पहले न्यूज रिपोर्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद ना आएगा न्यूज रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्टर के बाद ना रिपोर्ट आएगा, मतलब एस आर नहीं होगा बल्कि आर एस हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप दो सेंटेंस को रिलेट करना सीखे, दो सेंटेंस को अगर आप रिलेट करना सीख गए तो फिर पहला एग्जाम्पल आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब भी ऑप्शन में चारों अगर पहला सेंटेंस अलग अलग हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 के पास चलते हैं। नंबर 4 फिर से आपका आ गया पैराजम्बल। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पे देखो, ए है, बी है, सी है और ये डी है। चारों सेंटेंस की शुरुआत अलग अलग सेंटेंस से हो रही है, मतलब हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, एक सेंटेंस यहाँ पे नंबर बी में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स। इसका मतलब क्या है, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, इट कोई सेंटेंस, इट कुछ चीज है जिसके बारे में मैं प्राउड हो रहा हूँ। इसका मतलब इस ही पैराजम्बल के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा इसके पहले सेंटेंस जिसपे हम प्राउड हो रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी वाला जो सेंटेंस है वो पहले पे तो नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, बी को पहले से हटा देंगे फटाफट, बी तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है। और जरा आगे पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस्ड दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वेर बिगिनिंग टू विदर, ठीक है। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस्ड दैट द लीव्स ऑफ ट्री वेर बिगिनिंग टू विदर। विदर का मतलब क्या होता है भाई, मुरझा जाना, पत्तों का मुरझा जाना, दैट इज कॉल्ड विदर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि समर के ड्यूरिंग हम नोटिस किया है कि पत्ते क्या होते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर समर की बात करिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड्स क्राउलिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीस ट्री। अंतिम समर में क्या है, हमने स्पेंड किया बहुत दिन जिसमें ये सर चीजों को ये देख रहा हूँ, ठीक है। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन द शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो रिलेशन मिल गया होगा, आप देखना, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ, हाँ, यहाँ पे ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, पीच ट्री की बात कर रहा है, और फिर यहाँ पे ट्री की बात कर रहा है। शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस के अंदर क्या होता है, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल। हमने पीच पेड़ को देखते हैं, माई प्राइज जो भी है ना। अब देखो यहाँ पे, आई स्पेंड मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड्स क्राउलिंग। इस पेड़ के ऊपर जो है, मतलब क्राउलिंग का मतलब होता है चींटियां चढ़ रही होती है, क्राउल करना होता है, ठीक है। तो जब पेड़ के बारे में हो रहे तो पेड़ के बाद तुरंत यहाँ पे क्या सेंटेंस बोलेंगे, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल। एक वॉल के ऊपर क्या होता है, ग्रो हुआ होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी के बाद सी तो आना सेंटेंस होना पड़ेगा, मतलब डी और सी में क्या रिलेशन है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डी सी भी है, यहाँ पे सी डी तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन 4 इस सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, चूज ऑन ऑप्शन नंबर 4, आसानी था, मुश्किल नहीं था। आगे देखेंगे, नंबर 5 के पास चलेंगे। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट, यहाँ पे एक वर्ड है एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे एक वर्ड है कैलस। तो कैलस का मतलब होता है क्या भाई, संवेदनहीन, याद रखना। कैलस का मतलब होता है संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन, जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कैलस, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं तो बोल सकता हूँ अनसिम्पैथेटिक। अनसिम्पैथेटिक मतलब जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं हो। जिसका आपसे पूछ रहा है एंटोनिम, मतलब उसका उल्टा, जिसके अंदर संवेदना हो, जिसके अंदर सहानुभूति हो, उसी को तो बोलते हैं सिंपैथेटिक। बोलिए ना। मतलब मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर होगा। बाकी अगर यहाँ पे ऑप्शन चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे रेशनलिस्टिक मतलब तर्कवादी बोलते हैं उसको, इसको लोग बोलते हैं तर्कवादी। अनसिम्पैथेटिक जो होता है इसको बोलते हैं संवेदनहीन। बिल्कुल, अगर आपसे पूछता साइनोनिम तो हम बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, लेकिन आपसे पूछा एंटोनिम तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉन डिप्लोमेटिक। जो डिप्लोमेटिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग कूटनीतिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ कूटनीतिक, इट इज कॉल्ड नॉन डिप्लोमेटिक, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते नंबर 6 पास चलते हैं। टू किक द बकेट, ये तो बहुत ही फेमस इडियम है, आप देख सकते हैं, मर जाना को बोलते हैं टू किक द बकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 के पास आते हैं। आप देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से स्पेलिंग गलत है। ट्रिब्यूट्स तो होता नहीं, ट्रिब्यूट होता है, मतलब ये गलत, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा पहले सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। तो आप देखेंगे द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स
तो ये वर्ड तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये वर्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टैचू, ये भी हमारा सही लिखा हुआ है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग, ये वाला जो होस्ट लिखा हुआ ना, ये होस्ट का मतलब सत्कार करना होता है। ठीक है, फ्लैग की बात करेंगे मतलब फहराने की बात होगी, मतलब होस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 8 फिर से आपका आ चुका है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ए लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, एक वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस से बना है, स्पॉन्टेनिटी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिख पाएंगे स्पॉन्टेनिटी, ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इंस्टेंटेनियसली बिल्कुल ठीक है। एक्सटेम्पर मतलब बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पर मतलब बिना तैयारी के भाषण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक और वर्ड होता है इम्प्रॉम्प्टू, बहुत फेमस वर्ड है इसके लिए, इनप्रॉम्प्टू। ठीक है, क्या मतलब होता है? बिना तैयारी के भाषण बोलते हैं। अगला वर्ड क्या है? ब्रेनस्टॉर्म, जो दिमाग को दहला दे उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। एक वर्ड है होस्टाइल, इसको बोलते हैं शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण को बोलते हैं होस्टाइल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सिनोनिम, तो जो अनफ्रेंडली होगा वो क्या होगा? दुश्मनी तो निभाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इम्पैथेटिक का मतलब दयनीय होता है, उदासीन, इंडिफरेंट बोल सकते हैं इसको, दयनीय। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, बेहतरीन, बढ़िया। एक वर्ड है हॉस्पिटेबल, जो अतिथि सत्कार के योग्य है उसी को बोलते हैं हॉस्पिटेबल। ठीक है, अतिथि सत्कार के योग्य। ठीक है, हॉस्पिटेबल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी, वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी। तो वाज वर्ब किसके लिए आता है? जब हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो क्या होता है? वाज वर्ब आता है। तो आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट वर्ड में क्या होता है? आप देखेंगे यहाँ पे डिड वर्ड यूज किया जाता है। तो डिड मैरी पैक द बैग, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इज तो होगा नहीं, आप बिल्कुल देखेंगे। वाज भी नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? V2 का इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला वर्ड भी नहीं हो सकता। और डू तो बिल्कुल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। रेडी, एक वर्ड लिखा यहाँ पे रेडी। ठीक है, इसका आपको निकालना सिनोनिम बाय यूजिंग द सेंटेंस। ठीक है, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो डिनर को बनाना, प्रिपेयर करना, रेडी के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि रेडी का सिनोनिम इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। बाकी आगे पढ़ने का आवश्यकता आपको है भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 12 क्या बोलता है? नंबर 12 देखेंगे, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढना है आपको। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन किस पे डिपेंड हो रहा है? ये ट्रूथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रूथ जो है ये बिल्कुल डेफिनेट है, निश्चित है। ठीक है, तो जब भी कोई वर्ड डेफिनेट होता है उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग? द। यानी मैं बोल सकता हूँ कि द ट्रूथ। ठीक है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द जूरी took the right decision. I think you got it. So option number 3 is the required answer. ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है भाई? आफ्टर नोइंग, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? द ट्रूथ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 13 पे आते हैं भाई। ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरी वन टू ज्वाइन द ग्रुप। कंपेल का मतलब क्या होता है? विवश कर देना कुछ करने के लिए। अगर मैं वर्ड लिखूं यहाँ पे कंपेल, तो आप बोलेंगे कंपेल का मतलब क्या होता है? विवश करना, कोई काम करने के लिए क्या होता है? विवश कर देना, कुछ काम करने के लिए विवश कर देना। ठीक है, अगर मैं इसका एंटोनिम पूछूं, एक वर्ड यहाँ पे इंड्यूस लिखा हुआ है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? मनाना या राजी करना। आप देखना, मनाना या राजी करना। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपको ना एंटोनिम दिखाई देंगे। कंपेल का मतलब किसी चीज को करने के लिए हम विवश कर रहे हैं जबरदस्ती, और इंड्यूस का मतलब हमने मना लिया। मनाने का मतलब अब वो काम कर सकता है आसानी से। मतलब क्या बोल सकता हूँ? एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड। डेमर वर्ड क्या होता है? डेमर वर्ड का मतलब होता है कुछ करने से मना करना। जब कुछ करने से मना करेगा तो एंटोनिम तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आप देखें, कन्फेस करना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, सामने खड़ा होकर के स्वीकृति लेना, मतलब दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। ऑब्सक्योर का मतलब क्या? धुंधला को बोलते हैं ऑब्सक्योर, धुंधला। ग्लूमी, एक वर्ड यहाँ पे आता है ग्लूमी, अंधकारमय, दैट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 14, फिर यहाँ पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, नहीं, आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वेयर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। ठीक है, हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वेयर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका आपको लिखना है पैसिव में। ओके, वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड। अच्छा, वेयर नॉट रीडिंग, जब ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है ना, क्या बोलते हैं, वाज वेयर प्लस B4 यूज होता है एक्टिव सेंटेंस में। ठीक है, इसका पैसिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसिव के लिए इस वाज वर्ब में बीइंग लगाते हैं और फिर B3 लगाते हैं। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बीइंग है और B3 भी है। मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन 1 इसका आंसर हो सकता है, वेयर द बुक नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन। वेयर द बुक, लेकिन बुक यहाँ पे सिंगुलर आ गया, मतलब बुक्स होना पड़ेगा, मोर देन वन बुक यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में। ठीक है, वेयर द बुक्स बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हटा दिया, मतलब इसको नहीं बोल सकते, ये भी नहीं होगा। वेयर द चिल्ड्रन रीडिंग द बुक्स, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 पे आते हैं। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट, या फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, टू बी द लिटिल मोर केयरफुल, थोड़ा और केयरफुल होने के लिए रिमाइंड कराती है। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई, फिल इन द ब्लैंक्स है, टू बी द लिटिल मोर केयरफुल। यहाँ पे आई के साथ आप यूज कर सकते हैं हैव, और हैड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इससे रिमाइंड्स अगर है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के अंदर हम पास्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, और आई के संग तो हैज होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। और मस्ट, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद टू जुड़ा हुआ है, तो मस्ट प्लस टू ऑप्शन में आता ही नहीं कभी, तो ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, आई हैव टू बी मोर केयरफुल। नंबर 16, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू। पर्सनल व्यू के लिए एक वर्ड आता है, हमेशा याद रखना, ऑन इमेज। ठीक है, अगर ये जब भी है पर्सनल व्यू, इसके लिए एक वर्ड आता है ऑन इमेज, आप इसको लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, मिस द बोट का मतलब क्या होता है, अवसर खो देना। ये एक एडियम है, बहुत ही फेमस है, अवसर खो देना, अवसर खो देना, दैट इज कॉल्ड मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 18, फिर से आपका पैराजम्बल आ चुका है। इस पैराजम्बल के अंदर आप देखेंगे कि डी है, डी 2 बार है, चांसेस रहते हैं कि जब डी 2 बार आए तो उसके होने की संभावना बिल्कुल होते हैं। तो पहले मैं डी पढ़ लेता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे डी में क्या लिखा हुआ है कि द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे दे दिया दैट डेवलपमेंट, मतलब ये किसी और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जो बाकी के 3 सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेंगे, उसके कैरेक्टर को दिखा रहा है। इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई द टाइप ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल। ये उस डेवलपमेंट की बात कर रहा है जो बाकी 3 सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये किसी चीज का इलेबोरेट कर रहा है। जैसे ऐसा सेंटेंस आएंगे, इसका मतलब ये पहला सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका आंसर तो नहीं हो सकता। अब स्टार्टिंग में या तो ए होगा या तो बी होगा, ए और बी को हम दोनों पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा, पहला सेंटेंस आपने क्या देखा कि द आउटकम इज मच मोर लाइकली, आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। आउटकम होता है परिणाम, ये किसी सेंटेंस का परिणाम के बारे में कह रहा है। जैसे आपने देखा थी ए सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता, जैसे ए हमारा नहीं हुआ था, ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बाकी आप सेंटेंस पढ़ेंगे पूरा BDSC, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 19 पे चलते हैं। डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन। डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, ठीक है, एडेज का मतलब क्या होता है, एडेज का मतलब होता है कहावत। ठीक है, एडेज का मतलब होता है कहावत, तो एक कहावत है द शो मस्ट गो ऑन, इस कहावत के बारे में कह रहा है। तो इस एडेज का एंटोनिम क्या होगा आपसे पूछ रहा है, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, एडेज, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखो, रिव्यू का मतलब डांटना होता है, एडिक्शन का मतलब किसी चीज के प्रति एडिक्ट हो जाना, चिपक जाना,
उस चीज के बिना रह नहीं पाता, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। तो मिसकंस्ट्रक्शन क्या होता है? मिसकंस्ट्रक्शन बोलते हैं गलत निर्णय को, गलत निर्णय को हम लोग बोलते हैं मिसकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एडेज जो कहावत होता है बिल्कुल एक सही निर्णय होता है, तभी तो हम लोग इस चीज को मानते हैं। जब कोई चीज मानते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक अच्छा निर्णय है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन ये होगा कि वो होगा, बट जिस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द ओनली रिक्वायर्ड आंसर। गलत निर्णय मिसकंस्ट्रक्शन, एडेज का मतलब कहावत, कहावत अगर हम मानते हैं हम लोग, इसका मतलब वो निर्णय बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका आगे एंटोनिम, और यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो आप बोलेंगे पेसिमिस्ट, जिसको बोलते हैं निराशावादी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेसिमिस्ट ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो आपको सेंटेंस के अनुसार चूज करना है। आफ्टर द इंसिडेंट, उस घटने के बाद, राधा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज। ग्लूमी का मतलब अंधकार में, आप देखेंगे अंधकार में। ठीक है, उसने क्या किया, अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया राधा ने कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी इवन इन ग्लूमी डेज। अंधकार उसके जीवन में आएगा तब भी क्या होगा? पॉजिटिव रहेगी। यानी ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लूमी, अंधकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब होता है घटना, इंसिडेंट, उस घटने के बाद। इससे मतलब होता है ठहर जाना, पॉजिटिव का मतलब आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 21 नंबर सवाल आ चुका है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट लगा के। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला सेंटेंस पर आप फटाफट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बाकी आइए पढ़ते हैं। द सन इज द स्टार, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक ही है, मतलब ये डेफिनेट है बिल्कुल, इसमें कोई एक से अधिक तो है नहीं। जब भी कोई चीज एक होती है, इसका मतलब क्या लगाते हैं वहां पे हम लोग? द। आर्टिकल द इज यूज्ड, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ह्यूज सोलर सिस्टम भी आप यूज करने के सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ, ह्यूज नहीं बल्कि द सोलर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़े नंबर 2 के पास चलेंगे। आप देखेंगे इट इज नियरली परफेक्ट बॉल, एक परफेक्ट बॉल की तरह है, हॉट प्लाज्मा का। ठीक है, द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स। सूरज ने हमें हमेशा क्या है? प्रेरित किया है। इट्स सेंट्रल टू मिथोलॉजी एंड रिलीजन इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर इसके कल्चर में क्या होगा? शामिल हो चुका है। इसके मिथोलॉजी की बात करें, रिलीजन की बात करें, पूरे वर्ल्ड के कल्चर में शामिल हो गया है, ना कि उसके प्रोसेस में, ना कि उसके टाइप्स में, ना कि उसके सेंस में। ठीक है, द कल्चर इज द रिक्वायर्ड वर्ड हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। कल्चर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। इट कीप्स आवर प्लेनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ये हमारे ग्रह को इतना गर्म रखता है अपने जीने वाले लिविंग थिंग्स के लिए, ताकि ये ग्रो हो सके। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी, ताकि हम लोग देख सकें। इट इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपने देखा, ऑफ कोर्स यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 3 फटाफट देख। गेस्चर का मतलब क्या होता है? पोस्चर, सही हाव भाव को बोलते हैं गेस्चर, पोस्चर। ठीक है, सिंबल का मतलब प्रतीक होता है। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज पे कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 4 पे चलते हैं। इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कहीं नॉट का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, मतलब इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज द अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आसान कंप्रिहेंशन आपको देखने को मिला है। लास्ट सवाल पे आ चुके हैं। इफ देयर वेर नो सन मेनी थिंग्स वुड नॉट अकर लाइक फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि अगर सन नहीं होता तो बहुत सारी चीजें नहीं घटित होती, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कह रहा है कि घटित नहीं होता, और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होता, विच वुड हैव कॉज्ड नो ऑफ लाइफ, नो स्किल ऑफ लाइफ, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होता तो जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। स्किल की बात तो नहीं कर रहा मैं, जीवन ही नहीं होता तो फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। यहाँ पर एंड की बात नहीं होगी, इनहेंसमेंट की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही आसान कॉम्प्रिहेंशन था। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए हमारे चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे।
So thank you so much for watching the video. Take care. Goodbye.